Good afternoon, everyone. So you are doing permutation and combination, right? And permutation and combination में हमने आइडेंटिकल चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना सीख लिया था भाई। हमने क्या किया था? आइडेंटिकल चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना सीख लिया, और उस पे बेस्ड इक्वेशंस जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी हमने देख लिया था। दिस वाज द पार्ट वी डिड फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड एक्चुअली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल पार्ट्स। तो नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट बॉल्स आज हम स्टार्ट करेंगे। उसके पहले कोई मुझसे पूछ रहा था इंटायर सिलेबस का कोई मतलब नहीं बेटा, अभी जान ही नहीं पाओगे आप कि सिलेबस क्या है, क्योंकि चैप्टर्स तो आपको पता नहीं है अभी तक नहीं है मैथ्स के। बट मैथ्स 5 पार्ट में डिवाइडेड है जो आपने देखा था। सिलेबस पूछ रहा है आलोक में से, तो सिलेबस के बारे में एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। ट्रिगो 5 पार्ट में डिवाइडेड है मैथ्स। फर्स्ट इज ट्रिगो algebra which we are doing right now, algebra, then calculus, coordinate, vector and 3D. This is the mainly syllabus. In Trigo you would be having 3 topics. Trigo 1 आपका हो चुका है, Trigo 2 आपका हो चुका है, एक टॉपिक बाकी है which is ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका बाकी। ठीक है, एल्जेब्रा में आपके बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, बहुत सारे थोड़े बहुत ही बाकी, मतलब एक कॉम्प्लेक्स बाकी है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद आपका एक प्रोबेबिलिटी जो इसके अंदर हम लोग पढ़ लेंगे। प्रोबेबिलिटी के बाद में आपका डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। ये आपके अलजेब्रा में बाकी है, रेस्ट आपके आई थिंक हो चुके हैं अगर मैं कुछ मिस करूं। कैलकुलस ट्रैक अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये पूरा फुल सिलेबस है बेटा। दिस इज द फुल सिलेबस, दिस इज द फुल सिलेबस। ठीक है, और कैलकुलस अभी तक चालू नहीं हुआ है। कोऑर्डिनेट आपका ऑलरेडी चालू हो चुका है, आई थिंक स्ट्रेट लाइन हो चुका है, सर्कल भी चालू हो गया है। इसके बाद कोनिक सेक्शन बाकी है। कोनिक सेक्शन आप लोग पढ़ो। हाँ रुको, अभी वेट करो, मैं बता दूं। तो ये आपका हो चुका है, आई थिंक दिस इज यू आर डूइंग इट। ये बाकी है। कोनिक सेक्शन में 3 पार्ट हैं। एक होता है पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ये हो गया। वेक्टर 3D 2 ही टॉपिक हैं, एक वेक्टर टॉपिक है और एक 3D टॉपिक। छोटा पार्ट है तो कोई बड़ा पार्ट नहीं। तो ये है सिलेबस आपका। देयर आर फ्यू एक्स्ट्रा टॉपिक, मतलब जैसे कुछ टॉपिक होते हैं जो यहाँ मेंशन नहीं किए हुए हैं मैंने, जैसे सेट्स होता है, रिलेशन होता है, स्टैटिस्टिक होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, जो जेई में पूछते हैं, और 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इस पार्ट में से आते हैं। ये पार्ट एकदम लास्ट में होता है, और इसके लिए अराउंड 5 से 6 क्लासेस का रिक्वायरमेंट होता है। ये लास्ट में इसीलिए भी करवाते हैं, रीजन ये होता है, रिलेशन शायद मैंने आपको करवा दिया, या कौन सा एक चैप्टर मैंने शायद आपको कराया, रीजनिंग है जो भी, ये जनरली लास्ट में ही कराते हैं, बट ये टोटल 5 से 6 क्लासेस में टोटल कवर हो जाता है, जिसमें 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका सिलेबस होता है, जिसमें से सबसे ज्यादा वेटेज कैलकुलस का होता है, जो अब चालू होने वाला है पीएनसी के बाद में, मेरे ही ट्रैक में प्रोबेबली स्टार्ट होगा। ठीक है, कैलकुलस। ट्रिगो ऑलरेडी डन है, आईटीएफ है, मैं ही कराऊंगा फंक्शन के साथ में या फंक्शन के बाद में, जब भी ये भी मेरा पार्ट ही आने वाला है। ये जो ट्रैक आपका दूसरा चल रहा है वो ये वाला पूरा ट्रैक चल रहा है, और इसके बाद में ये वाला चालू हो जाएगा। तो जो सेकंड ट्रैक में आपको ये वाला टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा, सेकंड ट्रैक में ये वाला टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा सेकंड ट्रैक में, और ये जो टॉपिक बचेंगे वो सेकंड ट्रैक में कंप्लीट होंगे। दैट वुड बी सेकंड ट्रैक जो कि जाने वाला है। और जो मेरा ट्रैक चल रहा है, जो भी पीएनसी पढ़ रहे हैं, पीएनसी के बाद में पूरा कैलकुलस, ये फर्स्ट ट्रैक में जो आपके जाने हैं। तो दिस इज हाउ योर सिलेबस विल बी प्रोसीडिंग। ठीक है, कैलकुलस के अंदर लिमिट्स वगैरह सब इसके अंदर है, लिमिट्स वगैरह सब इसके अंदर है। इसके अंदर स्टार्ट होगा फंक्शन से, फंक्शन के बाद में आप पढ़ोगे लिमिट्स, लिमिट्स के बाद में पढ़ोगे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बाद में पढ़ोगे डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी के बाद में पढ़ोगे डिफरेंशिएशन, जो आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत फिजिक्स में, एंड देन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। ये जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं 5-6, ये डिफरेंशियल कैलकुलस के टॉपिक हैं। एंड देन फिर चालू होता है इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में डेफिनेशन
डेफिनेट एंड इंडेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों, जो ऑलरेडी आपने थोड़ा सा पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, एंड देन एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इतने टॉपिक आप इसके अंदर पढ़ोगे, ये पूरा एक ट्रैक है जो पूरा कैलकुलस, ये जो हो गया आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस, ये जो हो गया आपके पास, ये जो हो गया आपके पास क्या हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस, और ये इंटीग्रल कैलकुलस। वेटेज ऑफ दिस इज वेरी हाई। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें इसीलिए भी हैं, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अपन थोड़ी देर बातें करेंगे एक चीज के बारे में। कोई बोल रहा था सर बहुत हो गया, आज थोड़ा मोटिवेट भी कर दो, तो चलो थोड़ी बातें ऐसी ही करते हैं, थोड़ी सी 15 मिनट, एंड देन फिर वी विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्टिंक्ट बॉल्स टू डिस्टिंक्ट पर्संस। पीएनसी पे वापस चले जाएंगे, थोड़ा सा अपन बात करेंगे। मैं आपको इनका वेटेज बताता हूँ। मैं रीजन ये है कि मैं ये बता रहा हूँ कि अब आपको पता चले कि कितना मार्क्स का आप पढ़ चुके हो, कितना मार्क्स का ऑन एन एवरेज अभी बाकी है, कितना आप कर सकते हो, ठीक है, किसके इजी क्वेश्चंस आते हैं, किसके टफ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कहाँ से स्कोर कर सकते हो। बेटा पीएनसी लास्ट चैप्टर ऑफ 11th नहीं है, आप शायद बुकलेट में देखोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी 11th का टॉपिक ही आता है, बट हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड में कराते हैं क्योंकि इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा अच्छा होता है। बाकी आई थिंक कंप्लीट ही हो चुका है शायद 11th का, तो कुछ बाकी नहीं है कि नहीं हो चुका है प्रोबेबली, बट इट डजंट मैटर फॉर अस दैट इट इज ऑफ 11th और 12th, ठीक है। इट डजंट मैटर फॉर अस के वो 11th का है 12th का, अपन लोग तो जेई के हिसाब से करेंगे, बट हाँ प्रोबेबली 11th के सारे टॉपिक ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश या हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेटेज कितना बाकी है आपका, वेटेज कितना बाकी। कैलकुलस अकेला, कैलकुलस अकेला ये मान लो एक 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 दो, कितने क्वेश्चन होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मिनिमम 10 क्वेश्चन, दैट इज मिनिमम। आउट ऑफ 30 क्वेश्चन यू get in JEE mains, 10 question will definitely be minimum, that is the minimum, that is the minimum count, ठीक है। 10 क्वेश्चन तो यहाँ के आने वाले हैं दोस्तों आपके पास। तो अब आप समझो कैलकुलस कितना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा हो सकता है कैलकुलस समझने में स्टार्टिंग में आपको चैलेंजेस आए, बट कोई इतना भी टफ नहीं है जेई मेंस के लिए। प्लस आपको ये एक्स्ट्रा एडवांटेज देके जाएगा कि 12th का टॉपिक है। मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट योर एचएससी बोर्ड, बट हाँ ओवरऑल ये 12th का टॉपिक है, ये पूरा इंटीग्रल कैलकुलस, ये तो पूरा 12th का टॉपिक है, एंड आई थिंक ये भी पूरा 12th का टॉपिक है। तो मेनली 12th का टॉपिक ही है, 12th का टॉपिक है तो आपको बोर्ड देनी है, बोर्ड देनी है तो वहां पे भी आपको करना ही है, और आपको जेई मेंस में भी वेटेज वाला टॉपिक है, तो ये एक एडवांटेज आपको देके जाता है, ठीक है। ये हो गया कैलकुलस की बात है। वेक्टर 3D 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, और ये इजी है अगर आप इसको समझ लेते हो, अंडरस्टैंड कर लेते हो, इमेजिन कर लेते हो, तो ये क्वेश्चन इजी आते हैं रिलेटिवली, कम से कम एक क्वेश्चन तो बहुत इजी आता है, ठीक है। तो ये भी आपके हाथ में है। कोनिक सेक्शन के आई थिंक 2 क्वेश्चन आप मान लो, स्ट्रेट लाइन सर्कल कोनिक सेक्शन मिला के 4 5 5 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप 3 क्वेश्चन मान लो। ये मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि शायद शायद थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे। वैसे तो जो क्वेश्चन जेई मेंस में आते हैं, इफ यू आर टारगेटिंग जेई मेंस एंड पर्टिकुलरली टारगेटिंग जेई मेंस, कुछ भी एक्स्ट्रा बातें नहीं कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन भी डुएबल ही आता है। इसके बाद पीएनसी आपको मैंने पढ़ाया है, प्रोबेबिलिटी का 1 या 2 क्वेश्चन, पीएनसी प्लस प्रोबेबिलिटी दोनों साथ में आते हैं, क्योंकि कुछ मिलता जुलता टॉपिक है, नॉट एग्जैक्टली मिलता जुलता टॉपिक है, बट हाँ कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड बाय पीएनसी होता है। तो इन दोनों के 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन आने हैं पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस पूरा 12th का टॉपिक है, और 12th का टॉपिक होने के साथ में इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। बहुत हेवी वेटेज है इसका, हेवी वेटेज इस सेंस में क्योंकि 2 टॉपिक के 2 से 3 क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, डुएबल होते हैं, एटलीस्ट 1 या 2 तो डुएबल ही होते हैं, और पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इतना आपका बाकी है। अब ये ज्यादा वेटेज बाकी भी क्यों है, ज्यादा वेटेज बाकी भी इसीलिए है क्योंकि भाई जब आप कैलकुलस पढ़ोगे तो विदाउट ट्रिग्नोमेट्री के 2 टॉपिक जो आपने पढ़े हैं, ट्रिगो 1 और ट्रिगो 2, बहुत दिक्कतें आने वाली है। इफ यू आर नॉट गुड इन दोस टॉपिक्स, अगर आपको नहीं पता है तो आपको दिक्कतें आएंगी इन टॉपिक में, बट डोंट वरी अबाउट। अगर आपने यहाँ पे ये टॉपिक नहीं करे हैं तो ये टॉपिक यहाँ पे हो जाएंगे, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रिगो 1 अगर आपको लगता है कि आपको नहीं होता है ना, अगर ट्रिगो 1 आपको नहीं होता है तो आपको कैलकुलस में प्रॉब्लम आएगी, तो मैं बोलूंगा कि भाई ठीक है, हो सकता है प्रॉब्लम आए, होगा प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम सबको आएगी, जिसका अच्छा है उसको भी आएगी, जिसका अच्छा नहीं है उसको भी आएगी, बट अगर आप उन चीजों को यहाँ से सीखते हुए चलोगे अच्छे से, तो आप उसको अच्छे से आगे कवर कर सकते हो। मतलब स्टिल ये 10 क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, बट हाँ सबसे पेपर जो टफ आता है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन टफ आते हैं, वो डेफिनेटली कैलकुलस के ही आते हैं,
ठीक है, मैथ्स में सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपको रिलेटिवली कैलकुलस के ही मिलते हैं, जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, रिलेटिव बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन थोड़े टफ है, वेटेज ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th का भी है। तो सारे फेसेस में आपको सिर्फ एक काम करना है कि अगर आप मेरे साथ चले इस टॉपिक में, ये सारे के सारे में अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड करी, हर एक चीज लिखी हुई है जो मैंने समझाई है, और हर एक चीज आपको आती है जो मैंने समझाई है, और हर एक क्वेश्चन जो मैंने कराया है वो आप कर सकते हो, तो कैलकुलस में भी आप 10 में से 8 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो वेट टाइम है आपके पास, बस आपको डेडिकेशन से क्लास अटेंड करनी है, और क्लास में जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको करना है, और साथ में हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलते हुए आया कि नोट्स जो है आपको एकदम दिमाग में फोटोकॉपी की तरह रहने चाहिए, हर एक चीज की अंडरस्टैंडिंग, हर एक चीज की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड, स्टिल यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू स्कोर गुड मार्क्स इन जेई मेंस। मतलब इफ आई टॉक अबाउट मैथ्स, 30 में से 25 अटेम्प्ट करना रहते हैं आपके पास, बट 25 में से स्टिल यू हैव स्कोर टू डू 17, 18, 19 क्वेश्चन, विच इज वेरी 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 गुड मार्क्स। ठीक है, ट्रिगो के फॉर्मूले आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है कैलकुलस में ट्रिगो के फॉर्मूले, कैलकुलस नहीं, कोऑर्डिनेट, वेक्टर, 3D अलजेब्रा, सब जगह इंपॉर्टेंट है। सबको नोट कर लो, ट्रिगो के फॉर्मूले टेबल के सामने लगा दो, हमेशा काम आते। If you are scoring 50% marks in JEE mains, you will get a decent college. Not the best college definitely, but you will get a decent college. पोर्शन तो बेटा ऐसा कोई टारगेट अपन लोग नहीं करते हैं, बट डेफिनेटली हम लोग अक्टूबर तक फिनिश कर देते हैं। जैसे अभी आपकी जो सीनियर बैच है उनके रिविजन चल रहे हैं, उनका जेई मेन शायद मार्च में है, फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ, 4 बार आप दे सकते हो मेंस, ये अगेन ईयर टू ईयर वेरी कर सकता है, बट दोज आर नॉट द फैक्टर विच विल डिसाइड योर प्रिपरेशन। How many times you can give the mains, what are the marks which you should score to get a good college, those are not the factor in your hand, and those are not the factor which you have to think right now. What you have to think right now is how to proceed for the future topics, like I told you calculus which are just going to start, मतलब just होने वाला है अभी 1-2 वीक में। कोऑर्डिनेट के जो बचे हुए टॉपिक हैं, सर्कल वगैरह के इजी क्वेश्चन आते हैं, टारगेट के एनसीईआरटी एटलीस्ट आप कर पाओ, वेक्टर 3D कैसे प्रोसीड करना है, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, इन पे फोकस करो। ऑफलाइन तो बेटा स्टार्ट होती, प्रोबेबली होने वाली थी, बट यू नो अभी वापस से क्या इश्यूज चल रहे हैं, तो ऑफलाइन अगेन आई एम नॉट श्योर। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के नोट्स ही अच्छे से किए और आप वो चीजों को अप्लाई कर पा रहे हो घर से, इफ यू आर एबल टू अप्लाई दिम, तो जो 300 मार्क्स का पेपर आता है ना, शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके नोट्स के बाहर जाएगा किसी भी सब्जेक्ट। कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट इंस्पायर्ड बाय दोज रहेंगे, सॉल्विंग एबिलिटी आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, बट अगर आपने अच्छे से करके रखा हुआ है, एंड फॉर एन एवरेज स्टूडेंट यू कैन स्कोर 180 मार्क्स आउट ऑफ 300। अगर आप नोट्स अच्छे से किए हो, टीचर के साथ में प्रैक्टिस डिसेंट तरीके से, टाइम टू टाइम आपको बताया जाएगा प्रैक्टिस किसमें से करनी है, ठीक है, टॉपिक पे डिपेंडेंट होके कि किस तरीके से उसको मैनेज करना है। ठीक है, चलो, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड एज फार एज दिस थिंग्स आर कंसर्न। इतना ज्यादा फोकस करने की चीजें नहीं है अभी आपके लिए। आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट ये रखता है कि अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो आगे बाकी हैं, और जिनसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो स्टिल अगर आपको अभी लग रहा है कि नहीं अभी तक नहीं हुआ है, तो होगा, बट कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क and the discipline is the most important thing for you right now. If you maintain it for a year, then definitely you will get a decent college or good college. कोई बात नहीं, बुकलेट से रिवीजन नहीं, रिवीजन की प्रायोरिटी योर नोट्स, नोट्स इज द प्रायोरिटीज। जैसे पीएनसी में अगर आपने हर एक चीज बहुत अच्छे से लिख के रखी हुई है और आप रिवाइज करने बैठ रहे हो और हर एक चीज आप रिवाइज कर सकते हो, तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। बैकलॉग रहने दो, बैकलॉग पे बिल्कुल मत घुसो। बैकलॉग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट। मान लो आप कैलकुलस पढ़ रहे हो एंड मीनवाइल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंड यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम इन सम पोर्शन व्हिच इज रिलेटेड विद द प्रीवियस पार्ट्स जो आपने पढ़े हैं, डू वन थिंग, डू R&D रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली। जैसे साइन थीटा की बात कर रहा हूँ, तो इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन साइन थीटा, देन व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट जस्ट डू बिट R&D इन साइन थीटा, कि साइन थीटा क्लियर हो जाए आपका। फिर मैं कभी
एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहा हूँ जो आपने इन इक्वेशन में पढ़ा है, तो डू बिट R&D इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरीके से चलते चलोगे तो आगे सारी चीजें वापस आने वाली है जो आपने पहले पढ़ी। अगर पहले से आती है तो उनका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से आप कर पाओगे अभी, और अगर नहीं आती है तो वो सीखते चलो साथ। दैट शुड बी द अप्रोच। गॉट इट? दैट शुड बी द अप्रोच। नहीं होंगी, चैलेंजेस आएंगे, दिक्कत आएंगी, बट ठीक है, आप सीखते चलोगे तो आप सीख जाओगे। दैट इज व्हाट द एम इज। गॉट इट? 100% परफेक्शन आप जो सोच रहे हो अपने बारे में नहीं आता, किसी का भी नहीं आता। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये कर लूं, तो भाई जो सोच रहे हो और अगर वो कर दोगे तो फिर तो आप बहुत छोटा सोच रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि आप सोच रहे हो नहीं यार मैं बुकलेट कर लेता हूँ, मैं नोट्स कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, और अगर आपने सब कर लिया तो मतलब आप बहुत छोटा सोच रहे हो, क्योंकि आपको बड़ा सोचना पड़ेगा जब छोटी चीजें होंगी। क्लियर? और अगर आपको जो करना है वो हो गया तो मतलब आपकी सोच ही छोटी थी, सोच ही बड़ी नहीं। तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन पे अगर आप 100% उतर गए कि नहीं मैंने जो सोचा था पूरा कर लिया, तो भाई सोच छोटी थी, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है। और वो अभी नहीं, वो थ्रू आउट लाइफ में ऐसा ही होता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है अचीव नहीं होती और अचीव हो रही है, इसका मतलब आप छोटा सोच रहे हो, थोड़ा बड़ा सोचना चालू करो। ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट इट, दोस थिंग्स यू विल लर्न विद टाइम। What my main thing is right now, concentrate on the current topic, try to understand each and everything, and if you are facing problem कि नहीं समझ में आ रहा है ड्यू टू द रीजन कि आपने पहले उस पर ध्यान नहीं दिया, तो बेटा उस पार्ट को उठा के थोड़ा R&D करो। गूगल पे आपको मिल जाएगा सब कुछ, यूट्यूब पे आपको कोई भी समझाने वाला मिल जाएगा। अच्छा बुरा थोड़ा बहुत आपको मैनेज करके आगे चलना है, दैट्स ऑल। 100% परफेक्शन नहीं आएगा तो वो बिल्कुल भी थॉट मत दो कि आपका पीएनसी बहुत अच्छा है तो आपका पीएनसी का क्वेश्चन जेईई मेंस में आपसे हो ही जाएगा। जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और आपका पीएनसी बहुत घटिया है, आपको नहीं आता है, बट आपका क्वेश्चन नहीं ही होगा, ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है कि हो जाए। ठीक है? टाइम को मैनेज करना है बेटा, ये तो अब आपको आपके शेड्यूल के हिसाब से देखना पड़ेगा, बट हाँ टाइम हमेशा कम पड़ना है और सबको कम पड़ना है। और अगर टाइम कम नहीं पड़ रहा है तो अगेन मैं यही बोलूंगा कि आपके टारगेट ही छोटे हैं। टारगेट को बढ़ाओ अगर टाइम आपके पास बच रहा है तो। टाइम सबको दिक्कत आने वाली है, डिसिप्लिन में रहो। टारगेट कर लो कि भाई अगर मेरी 6 घंटे की क्लासेस है, 2 बजे मैं फिनिश हो जाता हूँ, 2 बजे मेरी क्लासेस फिनिश हो जाती है, तो आफ्टर दैट आई हैव टू एटलीस्ट स्टडी फॉर 6 to 8 hours। दैट इज माय टारगेट। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दोस टाइम डिपेंड ऑन यू कि केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स को कैसे मैनेज करना है, रिवीजन को कैसे मैनेज करना है। यू शुड बी यू इतना डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए कि 12 to 14 hours you have to give for the studies including your classes. I am not telling you not include, and again that depend on person to person. I am not telling there are the people who cannot sit at a place for longer time कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं होता था। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन ओनली। तो आई नो द प्रॉब्लम फेस के जो टारगेट होता है वो अचीव नहीं होता है ड्यू टू द रीजन बिकॉज यू कैन नॉट सिट फॉर लॉन्ग आवर्स। एंड एक बार उठ गए हो तो मन थोड़ा इधर उधर चला जाता है कि भाई इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। और देख लेते हैं थोड़ा सा, 1 घंटा कब हो जाता है पता नहीं चलता है, तो वो प्रॉब्लम्स आती हैं। दैट्स वेयर यू आर लर्निंग राइट नाउ। ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट इट, ये होता है। बट यू शुड बी डिसिप्लिन कि नहीं मुझे कोशिश करनी है और मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं होना। दैट शुड बी योर एम। ठीक है? अभी नए वाले में करते जाओ बेटा। देखो टीचर आपको बताते जाते हैं कब बुकलेट करना है कब नहीं करना है। जैसे अभी पीएनसी में मैंने आपको 5 शीट्स करवा दी, 5 शीट्स के बाद मैंने बोला एनसीईआरटी कर लो। एनसीईआरटी आपने कर लो, बुकलेट पे आ जाओ। बुकलेट पूरी होगी नहीं होगी, होगी, ये डिपेंड करता है चीजों पे। हो सकता है नहीं हो सकता है हो। इसीलिए तो मैंने स्टेप बाय स्टेप पढ़वाया कि भाई कोशिश अपनी ये रहे कि मेंस में अपन कर पाए क्वेश्चन। ये हो गई बहुत अच्छा, नहीं हो गई तो बाद में ट्राई करेंगे, टाइम मिलेगा। अपना सिलेबस अक्टूबर 9 के पास टाइम है अपने पास करने का, रिवीजन भी हो जाएगा, बुकलेट प्रैक्टिस करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। बट हाँ उस चैप्टर के चक्कर में करंट टॉपिक को मत छोड़ दें। ठीक है? देखो वेटेज कुछ पार्ट का मैंने आपको रफली तो बता ही दिया है। यार ये क्या हैंग क्यों हो रहा है?
ईच पार्ट अप्रोक्सीमेट नहीं बेटा, ईच चैप्टर का वेटेज होता है। जैसे कैलकुलस के 10 12 13 क्वेश्चन आने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4 5 6 क्वेश्चन आने वाले, वेक्टर के 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले, ट्रिगो आएगा नहीं आएगा डिपेंड करता है, क्योंकि दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स होके आता है। एलजेब्रा में से ऑन एन एवरेज हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आप मान लो, कुछ इस टाइप का वेटेज रहता है। एक क्वेश्चन मान लो हर चैप्टर का बेटा, ये एवरेज मान लो आपको, बस खत्म। किसी में से 2 आ जाएंगे, किसी में से कम आएंगे। बेटा सेंटर से दोगे आप, आपका सेंटर आएगा एंड देन वहां पे जाके आप एग्जाम। ठीक है, तो चलो अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे, थोड़ी सी बड़ी बड़ी बातें करनी है आज की क्लास में अपन। ठीक है, तो ये सब मत सोचो, बस सोचो कि करंट चैप्टर को आपको वीक नहीं जाने देना, दैट इज इन यूर। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया है। मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, मैंने आपको बोला था भाई हम आइडेंटिकल बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, आइडेंटिकल बॉल्स नहीं, अब डिस्टिंक्ट बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर। डिस्टिंक्ट बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं टू पर्सन्स। इसमें ये मैं स्पेसिफिक इसीलिए कर रहा हूं टू पर्सन, क्योंकि डिस्टिंक्ट बॉल का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। मैं वन बाय वन पढ़ूंगा कि आपको चीजें समझ में आती चले और अपन आगे बढ़े। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मेरे पास ना एन डिस्टिंक्ट बॉल्स है, एन डिस्टिंक्ट बॉल्स, और मेरे को आर पर्सन है मेरे पास। मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जिसमें पहला मेरे पास ये है कि एनी पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ बॉल्स। एनी पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ बॉल, आंसर क्या आना चाहिए थोड़ा सोच के। एनी पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ बॉल्स, ये हम लोगों ने किया हुआ है। कि इसका आंसर क्या है, हाँ नंबर्स भी लेके बता दूंगा मैं, नंबर्स भी लेके बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि बिल्कुल मोक्ष एकदम सही बोला बेटा, तेरा आंसर सही, वेरी गुड। मेरा क्वेश्चन ये है, मान लो कि 4 बॉल्स हैं डिस्टिंक्ट, और 2 पर्सन को, 2 नहीं 3 पर्सन कर देते हैं, 3 पर्सन को आपको देंगे। ठीक है, पहला एनी पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ बॉल, एनी पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ बॉल, पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ बॉल्स। और दूसरा आएगा एटलीस्ट 1 बॉल। वाला तो आंसर आपके पास डायरेक्ट है कि भाई आप पहली बॉल उठाओगे। पहली बॉल के कितने ऑप्शंस आपके पास भाई साहब, 3 ऑप्शन। दूसरी बॉल के कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन। तीसरी बॉल के कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन। चौथी बॉल के कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन। ये बात जो पहली दूसरी क्लास में मैंने सिखाई थी, भाई पर्सन को बॉल मत देना, बॉल पर्सन को दे दे, याद है। अरे भाई लेटर को लेटर बॉक्स में डालना है, लेटर बॉक्स के लिए लेटर डिसाइड नहीं करना है, याद आया पहली शीट। तो आपके पास आंसर यहाँ पे आएगा 3 रेज टू द पावर 4, क्योंकि हर बॉल के लिए 4 ऑप्शन, और यहाँ पे आएगा आपके पास हर बॉल के लिए आर ऑप्शन, तो आर रेज टू द पावर है।
इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, किसी के पास कितनी भी बॉल आ सकती है। मतलब जैसे कि अगर आप ये नंबर डिसाइड कर रहे हो 4 बॉल 3 पर्सन को देनी है, तो भाई हो सकता है चारों बॉल एक ही के पास चली गई, हो सकता है तीनों पर्सन को, एक को दो, एक को एक और एक को एक मिल गई। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, इसमें सबसे बड़ी बात समझना, इसमें और अपने जो पहले आइडेंटिकल बॉल्स देखी थी उसमें क्या अंतर है। मान लो पर्सन 1, पर्सन 2 और पर्सन 3 है, तो भाई अगर इसको बॉल मिली एक, इसको बॉल मिली एक, इसको बॉल मिली दो, ये भी कोई एक तरीके से नहीं हो रहा है क्योंकि आइडेंटिकल बॉल्स नहीं है। इसके इसको कौन सी येलो बॉल मिली, इसको येलो मिली, इसको ऑरेंज मिली, इसको ब्लैक मिली, और इसको मिली कौन सा बच गया, एक और व्हाइट मिली। अब यही डिस्ट्रीब्यूशन इसको ये भी हो सकता है कि इसको ब्लैक मिल गई, इसको ऑरेंज मिल गई, इसको व्हाइट मिल गई, इसको, ये डिस्ट्रीब्यूशन एक है। बट अब ये मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो डिफरेंट है बट काउंट एक। बट ये और ये काउंट अलग अलग आएगा भाई, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। है भले ही पहले वाले को 1, दूसरे को 1, तीसरे को 2 मिल रही। जब अपन इसके प्रीवियस वाला केस कर रहे थे लास्ट क्लास में, जहां पे आइडेंटिकल थी, जहां पे आइडेंटिकल थी, तो ये एक ही केस बनता था। क्योंकि भाई जब आइडेंटिकल है तो आप एक्सचेंज करोगे तो फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आंसर पिछले वाले आंसर से ज्यादा आने वाले हैं, क्योंकि कौन सी बॉल किसके पास गई ये मैटर करने वाला है। पहले ये मैटर नहीं करता था क्योंकि सारी आइडेंटिकल बॉल्स थी। ठीक है, तो उसमें और इसमें ये अंतर। तो अब जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें तो कुछ भी काउंट अलाउड है। आप देखो मैनुअल तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे इसको। भाई 1, 1, 2 के ही कितने केसेस पॉसिबल है कि भाई येलो इसके पास आ गई, ऑरेंज इसके पास आ गई, ब्लैक और व्हाइट इसके पास ही रह गई। ऐसे कितने केसेस पॉसिबल है, बहुत सारे केसेस पॉसिबल, उसमें भी हम डिटेल में जाएंगे। बट अभी के लिए सिर्फ जितने भी केसेस हैं उसके लिए आपका आंसर जो है वो 3⁴ खुद अपने आप में बहुत बड़ा आंसर है, 81 आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए आप। मेनली अब अपन क्या करते हैं, निकालना सीख लेते हैं पहले, फॉर्मूले सीख लेते हैं पहले, और बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। भाई ये पहली शीट जाके खोलो, पहली शीट में अपन ने ये क्वेश्चन किया कि भाई 3 लेटर है या 4 लेटर है और 3 लेटर बॉक्स है, कितने तरीके से आप उन लेटर्स को लेटर बॉक्स में डाल सकते हो या लेटर को सेंड कर सकते हो। तो आप बोलोगे पहला लेटर उठाया सर, 3 ऑप्शन, दूसरा लेटर उठाया सर, फिर अगेन 3 ऑप्शन, तीसरा लेटर उठाया 3 ऑप्शन, चौथा लेटर उठाया 4। या फिर इसको कुछ इस तरीके से कि पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, 3 पर्सन है भाई, बॉल 1 है, ब्लैक बॉल, व्हाइट बॉल, येलो बॉल और ऑरेंज बॉल। आप ये पहली बॉल उठाओगे, किसको दो सकते हो, इसके पास भी जा सकती है, इसके पास भी जा सकती है, इसके पास भी जा सकती है, 3 ऑप्शन। दूसरी बॉल उठाओगे, व्हाइट इसके पास भी जा सकती है, इसके पास भी जा सकती है, इसके पास भी जा सकती है, 3 ऑप्शन। इसके लिए भी 3 ऑप्शन, इसके लिए भी 3 ऑप्शन। तो टोटल आपको कॉम्बिनेशन निकालना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 × 3 × 3 × 3 विच इज 3⁴ गॉट इट। अभी क्लियर है। तो यहाँ पे सिमिलर वे में r⁴n। नाउ द सेकंड केस इज एटलीस्ट 1 to everyone। भाई सबके पास कम से कम एक तो जानी चाहिए। तो इसको अभी आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं बेटा, उस फॉर्मूले को आप लर्न कर लो। ठीक है, उस फॉर्मूले को आप लर्न करो, क्यों है उसका रीजन अपने आप में एक ऐसा है कि मेरे को 2 क्लास 1 क्लास उसको समझाना पड़ेगा। एंड आई डू नॉट वांट के मेंस के लिए अपन उसको सीखें फालतू में, क्योंकि पूरा कंफ्यूजन अलग हो जाएगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेन जो चीजें हैं जिन पे फोकस करना है उन पे फोकस नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ यहाँ पे ये करना है, ये याद रखो, आर लोग हैं, आर चीजों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो r⁴n माइनस rc1 r⁻1 एक को सिलेक्ट किया, इसको कुछ इस टाइप से सिलेक्ट कर लो कि rc1, और उस 1 को छोड़ के कितने बचे, r⁻1 लोग बचे, r⁻1 प्लस rc2 r⁻1 दिस टाइम n। मैं आपको मेन मेन पॉइंट बताऊंगा किस तरीके से फॉर्मूला लिखना। ठीक है, सबसे पहला r⁴n आया आपके पास, एक बार और मैं वापस से लिख रहा हूँ इसी को एक्सप्लेन करते हुए। सबसे पहले r⁴n आ गया आपके पास, r⁴n के बाद में फिर लिखो rc1। ठीक है, r पर्सन है तो उसमें से एक को सिलेक्ट किया, उसको छोड़ के बची हुई सारी बॉल्स उसको दे दो, मतलब r⁻1 फिर rc2 लिखो।
उन दोनों को छोड़ के सबको दे दो, फिर RC3 लिखो, तीनों को छोड़ के R-3 करके सबको दे दो। और भाई साहब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो कि यहाँ अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव साइन डाल, जहां तक भी ये जीरो नहीं होता है वहां तक आप डाल दो। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में एटलीस्ट वन वाले केस में जरा मुझे बताओ आर की वैल्यू और एन की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? जस्ट टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। एन की वैल्यू कितनी है? जितनी बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जो जितनी डिस्टिंक्ट चीजें हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो एन की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है? 4। और आर की वैल्यू कितनी हो गई है भाई साहब? आर की वैल्यू हो गई है 3। अब ये फॉर्मूला जब मेरा काम करेगा, जब ये फॉर्मूला मेरा काम करेगा तो बोलेगा भाई 3 raised to the power 4 कर दो, माइनस आर की जगह 3 है, 3 में से एक सिलेक्ट कर दो, 3 - 1 की पावर कितना कर दो? 4 कर दो, प्लस 3 में से 2 को सिलेक्ट कर दो, 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करके फिर पावर 4 कर दो। यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे 3 - 3 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप यही फंडे पे लगाओगे तो 3 - 3 आ जाएगा, जो कि 0 आ जाएगा, तो आगे 0 आ जाएगा। बस अब आपका आंसर जो है दैट इज 81 - 3 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 4। योर आंसर इज 81 - 48, 16 38, राइट, प्लस 3, तो -45 कितना हो जाएगा भाई? 81 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37 क्या? थर्टी सिक्स और 46। ठीक है, तो 36 बिल्कुल सही। तो ये आ गया आपके पास। अगर इन डिस्टिंक्ट बॉल्स को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई, इन डिस्ट्रीब्यूट बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना है आर लोगों को, हाँ, फॉर्मूला इज फॉर एटलीस्ट वन केस, के हर एक को एटलीस्ट वन तो मिलना ही चाहिए, दैट इज द कंपल्शन। तो आर लोग हैं और एन बॉल्स, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो जेई एडवांस में आया हुआ है, पहले डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आर की जगह यहाँ पे देख लो कितना है और एन की जगह कितना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो एन की जगह 4 है और आर की जगह 3 है। ठीक है, लिख लिया। एक और क्वेश्चन देता हूँ जो जेई मेंस, जेई एडवांस में आया हुआ, सॉरी नॉट इन जेई मेंस, जेई एडवांस में आया हुआ। हाँ, फॉर्मूला क्या है बेटा, ये देखो ना, बस फॉर्मूला याद रखो ना। एन चीजें हैं, एन चीजें हैं और आर पर्सन है, तो बस आर की पावर एन -RC1 R-1 की पावर एन, RC2 R-2 की पावर एन, RC3 R माइनस, मतलब जो RC3 लिख रहा है तो R-3, RC2 लिख रहा है तो R-2, और अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन। सबसे पहली पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड सो ऑन। ठीक है।
हाँ, एटलीस्ट वन का केस है भाई, सबको कम से कम एक तो आने ही चाहिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे मैं बता देता हूं आपको। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 distinct balls 5 distinct balls to 3 persons, so that each person will get at least one ball. इसका आंसर निकाल के बताओ। बेटा वो नहीं कर पाएगा हर्षिल, अभी वो अभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, वैसे ही होगा, टोटल में से वो केसेस माइनस करेंगे तो होगा, बट वो जो सेकंड वाला पार्ट है वो करने में बहुत डिफिकल्टीज
बिल्कुल सही आंसर है 150। 150 सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे अपने फॉर्मूले के हिसाब से आर की वैल्यू जो है भाई साहब वो 3 है, और एन की जो वैल्यू है मेरे पास 5 है, और मेरा फॉर्मूला बोलता है आर की पावर एन माइनस आर में से एक को सिलेक्ट किया, उसको उड़ा के एन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, R-1। RC2 अगर C2 किया तो R-2 की पावर एन कर दिया, फिर माइनस RC3, और जब तक ये जीरो नहीं हो जाता, जब तक ये फंडा चलते रहना अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 5 माइनस 3C1 2 की पावर 5 प्लस 3C2 1 की पावर 5, खत्म। इसके बाद जीरो हो जाएगा। 243 माइनस 3 into 32 प्लस 3 into 1, तो 243 minus 96 plus 3, which is 150. That was the answer, and this was the question from JEE Advanced 3-4 year back. ठीक है, तो ये एक डायरेक्टली एप्लीकेशन हो गया है इसका। इसको करने के और भी तरीके हैं, उन तरीकों पे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, उन पे एकदम बहुत बेसिक तरीका बता रहा हूँ सिर्फ मैं आपको। ठीक है, उसमें एक बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। युतिका क्या बोल रही बेटा? अब इसमें किसी भी बंदे को कितनी भी बॉल जा सकती। युतिका कुछ बोल रही थी बेटा? बढ़ जाऊं आगे? ये दोनों फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझ में आ गया है आपको? ठीक है, 1 गेट ऑल तो इसमें नहीं इंक्लूडेड है बेटा। 1 गेट ऑल इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि, अगर यही क्वेश्चन मान लो अगर ये ऐसा होता, एनी वन कैन गेट एनी नंबर ऑफ बॉल, एनी नंबर ऑफ बॉल्स, तो आंसर कितना आता जरा बताओ। एनी नंबर वन कैन गेट एनी नंबर ऑफ बॉल्स, तो आंसर कितना आता जरा बताओ। 3 की पावर 5। और आप थोड़ा गौर करोगे, जो बोल रहा था माइनस, देखो 3 की पावर 5 में से ही माइनस किया गया है, बट उसका ये माइनस करने का रीजन क्या है और अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव का रीजन क्या है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये जो प्रूफ है, इसका जो प्रूफ आता है, प्रूफ इज फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, फॉर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो आई विल अवॉइड टॉकिंग टू यू रिगार्डिंग दिस। बेसिक चीजों के बारे में मैं बात कर लूंगा इसमें, बट ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन थोड़ी बहुत बातें करेंगे, ज्यादा नहीं। चलो बढ़ जाऊं आगे। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज, मान लो आपके पास 12 बॉल्स डिस्टिंक्ट, 12 बॉल्स हैं डिस्टिंक्ट। 12 बॉल डिस्टिंक्ट आपको 3 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करनी। 12 डिस्टिंक्ट बॉल आपको 3 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। उसमें से मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि भाई एनी वन कैन गेट एनी नंबर ऑफ, एनी नंबर ऑफ, व्हाट इज योर आंसर?
सेकेंड, एटलीस्ट वन, सबको कम से कम एटलीस्ट वन तो मिलनी चाहिए। ये दो तो आप लिख दो। पहला क्वेश्चन आप बोलोगे कि पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा सर 3 raised to the power 12, और दूसरे का आएगा सर 3 raised to the power 12 माइनस 3c1 2 raised to the power 12 प्लस 3c2 1 raised to the power 11। करेक्ट? इसमें तो किसी को डाउट नहीं। क्लियर? मैंने रीजन नहीं बताया, आगे का भी मैं रीजन नहीं बता रहा हूं। अभी तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि आपको 4+4+4 बॉल तीनों को देनी, तो आप कितने तरीके से दे सकते हो? फंडे पे ध्यान रखना, रीजन पे अभी मत जाना। मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज आपको लगाना आनी चाहिए। मैं अगेन बोल रहा हूँ, वो चीज लगाना आनी चाहिए, क्योंकि फंडा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले लगाना सीख जाओ, फंडा तो कभी भी मैं बता दूंगा आपको। पहले लगाना सीखो, लगाना इंपॉर्टेंट। हाँ, 1 की पावर बिल्कुल 12 आएगा यहाँ पे। बिल्कुल। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नया क्वेश्चन है ना, अभी तक मैंने ये नहीं कराया। अब मेरा क्वेश्चन है भाई कि 12 डिस्टिंक्ट बॉल को 3 लोगों को देना है, 4 जाना चाहिए, 4 जाना चाहिए, 4 जाना चाहिए, मतलब तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसको सिंपल करोगे, बिल्कुल एकदम सही है। जिसने दिया नहीं, 12c4, 12 में से 4 आपने उठाई, 12 में से 4 आपने उठाई और दे दी भैया पहले बंदे को कि भाई तू चल तेरा कोटा रख ले, तू चल तेरा कोटा रख ले। ठीक है, 12 में से 4 उठाई, पहले बंदे को दे दी। दूसरे बंदे को कितनी देनी? मेरे को मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, बस अपना दिमाग मत लगाना, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। 12 बॉल थी, पहले बंदे के पास गया, भाई तेरे को कितनी चाहिए? 4 चाहिए। तो ठीक है, 12 में से 4 उठा ले। कितने तरीके से उठा सकता तू? तो वो बोलेगा 12c4। ठीक है, तेरा काम खत्म, अब तू यहाँ से अलग है। अब आऊंगा मैं दूसरे के पास। दूसरे को कितनी देनी? 4 देनी। कितने में से देनी? कितने में से देनी? 8 में से देनी, क्योंकि अब 4 जा चुकी है। तो कितने तरीके से दे सकते हैं? 8c4। आ रहा है क्या समझ में? अब तीसरे बंदे के पास जाऊंगा, कितनी देनी? 4 देनी। कितनी बाकी? 4 बाकी। तो कितने तरीके से दे सकता हूं? एक ही तरीका, या फिर बोले तो 4c। आया क्या समझ में? क्लियर है ये? रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगेगा, वो भी आपको समझ में। चौथा केस, पर्सन 1 बैठा हुआ है, पर्सन 2 बैठा हुआ है, पर्सन 3 बैठा हुआ है। पर्सन 1 को बोल रहा हूं यार तू ऐसा कर, तू ले ले 4, तू ले ले 3। पर्सन 2 को मैं बोल रहा हूँ तू ले ले 5, और पर्सन 3 को बोल रहा हूँ तू ले ले बची हुई 4। चलेगा? 12 बॉल हो गए। कितने तरीके से दे सकता हूँ वापस बताओ, जल्दी से बताओ। कि पहले बंदे के पास गया, कितनी देनी? 3 देनी। कितने तरीके से दे सकता? 12c3। दूसरे के पास गया, कितनी देनी? 5 देनी। कितने में से देनी? 9 में से देनी, तो 9c5। फिर 4 बची और 4 में से चौथी। अच्छा, इसमें ये कंफ्यूज मत होना आप कि सर आप तो सबसे पहले पहले बंदे के पास जा रहे हो, आप तो सबसे पहले पहले बंदे के पास जा रहे हो। अगर मैं सबसे पहले दूसरे बंदे के पास चला गया तो क्या होगा? अगर मैं सबसे पहले दूसरे बंदे के पास चला गया तो मैं 12 में से 5 उसको दे दूंगा सर। फिर मैं पहले बंदे के पास गया तो मेरी 7 बची, 7 में से 3 उसको दे दूंगा, 4c4। अरे भाई ये दोनों बराबर आएंगे। अब किसी के पास भी पहले चले जाओ, कोई लेना देना नहीं है, दिस वुड बी इक्वल। पर्सन फिक्स है कि भाई मेरे पहले बंदे के पास तो 3 आ, पर्सन नंबर 1 है, मतलब राम के पास 3 आनी चाहिए, श्याम के पास 5 आनी चाहिए, और घनश्याम के पास 4 आनी चाहिए। ये फिक्स है। ठीक है, ये ओवरऑल इसीलिए फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये बोलेगा भाई तू ऐसा कर। तो ये जो 9 फैक्टोरियल है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा।
ये जो 4 फैक्टोरियल है इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास बचेगा यहाँ पे 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। और ये भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे भी आपके पास कितना आएगा, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ 12 फैक्टोरियल। अरे यार ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है ना, यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल होगा भाई साहब। 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, अरे भाई गलती हो गई, ये बचेगा और ये 9 की जगह यहाँ पे बचेगा 3 फैक्टोरियल। हाँ, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला, अलग आने वाला, किसी के पास भी आप सकते। ठीक है। अरे बची हुई 9 में से 5 देनी है ना भाग्यश्री। भाग्यश्री 9 बची है, परसेंट 2 के पास गई, कितने बची, 9 बची, कितनी देनी है, 5। तो भाई तू 95 तरीकों से ले ले, राइट। क्लियर है ये सबको। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड करने जा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं यार इन लोगों को क्या करो आप, चौथा क्वेश्चन है, इन लोगों को क्या करो, 3, 5 और 4 को डिस्ट्रीब्यूट करो। मतलब इनको जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो 3, 4, 5 को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किसी को कितनी भी मिले, किसी को कितनी भी मिले, मतलब 3, एक को 3 मिले, एक को 4 मिले, एक को 5 मिले, बट किसको 3 मिले, किसको 5 मिले, किसको 4 मिले, ये कंफर्म नहीं है। यहाँ पे मैंने भैया पर्सन 1 को जो है, राम को 3 ही दी थी, श्याम को 5 ही दी थी, घनश्याम को 4 ही दी थी। यहाँ पे राम, श्याम, घनश्याम को 3, 5, 4 में से किसी को कितनी भी मिल जाए चलेगा, किसी को कितनी भी मिल जाए चलेगा। तो आंसर कितना आना चाहिए, तो डेफिनेटली फोर्थ वाले से ज्यादा आना चाहिए। आप लोग समझ रहे हो, थोड़ा सा गड़बड़ करा है वेदांत और प्रकृति, थोड़ा सोच, थोड़ा सोच। आपका आंसर जो है वो काफी कुछ, आप 70% थॉट दे चुके हो, बट 100% नहीं, कुछ गलत। राम, श्याम, घनश्याम को कितनी भी आ सकती, तो मैं बोलूंगा सर क्या करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, राम को यही वाला डिस्ट्रीब्यूशन दे देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यही दे देता हूँ सर, देखो आप बोल रहे हो यही दे देता हूँ, 12C3, 9C5 और जो बचा 4C4, ये दे देता हूँ। ये राम को दे दिया सर, ये घनश्याम, ये श्याम को दे दिया, ये घनश्याम को दे दिया। बट अब तो राम, श्याम और घनश्याम को कितनी भी आ सकती है, राम, श्याम और घनश्याम हो सकता है 5 राम को आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और वो फैक्टर समझा देता हूँ, राम, श्याम और घनश्याम, ये 3 बंदे, ठीक है। ध्यान देना इस चीज पे आंसर लगाने के। इसमें मैं बोलूंगा यार देखो, 3 जब मैंने राम को दी थी तो 1 से लेके 3 तक इसको दे दी थी, फिर 4 से लेके 9 तक इसको दे दी थी, और 10 से लेके, नहीं 8 तक, और 9 से लेके 12 तक किसको दे दी थी। ये चलेगा, ये एक केस आएगा ना आपके पास, ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, ये एक केस आएगा ना आपके पास कि भाई सबको इतनी इतनी मिल गई और ये वाली बॉल मिल गई। अब यही केस राम, श्याम और घनश्याम आपस में कितने तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं, मुझे ये बताओ। राम, श्याम, घनश्याम यही वाले केस को कितने तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं, जरा बताओ। एकदम अर्थ आपका भी सही है, दक्ष का भी सही है, हर्षिल आपका भी सही है। और कोई आंसर देना चाह रहा है? नहीं, गजोरिया गलत है। सलिक, सलिक गजोरिया गलत। हाँ सही है। अरे यही केस आप 3 फैक्टोरियल वे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 3 फैक्टोरियल वे से कैसे, आप बोलोगे सर देखो, 4 से 8 इसके पास चली गई, 1 से 3 इसके पास चली गई, 9 से 10 इसके, 9 से 12 इसके पास चली, 9 से 12 इसके पास चली गई, 4 से लेके 8 इसके पास चली गई, 1 से लेके 3 इसके पास चली गई। सर 1 से लेके 3 इसके पास चली गई, 9 से 12 इसके पास चली गई। ऐसी कितनी अरेंजमेंट हो सकती है?
ऐसे जितने तरीके से आप, मतलब डेफिनेटली इनको आप, ये 3 सेट हैं, इन 3 सेट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो, राइट? तो आपके पास आंसर आएगा 3 फैक्टोरियल। आया क्या समझ में? इसमें आपके पास कितनी भी, किसी के पास भी चली गई। तो सबसे पहले मैंने तो 3 5 4 का कॉम्बिनेशन लिख लिया और उसको फिर बोला कि हर एक कॉम्बिनेशन को 3 फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राम श्याम घनश्याम। क्लियर? ये 4 केस लिखे हैं ऐसे, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 केसेस आएंगे टोटल, क्योंकि 3 अलग अलग सेट को डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, इसका शॉर्टकट बताऊं तो इसका शॉर्टकट ये है कि भाई किसी को कितनी भी जा सकती है। तो यहाँ पे जो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं 3 5 और 4, ये तीनों नंबर अलग अलग है, तो तीनों नंबर अलग अलग है, तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन मैं दोस्तों कुछ इस तरीके से दे देता, ध्यान देना, 5वां क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आपको, ये ध्यान रखो, आंसर लिखना सीखो सबसे पहले। 3 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि ये तीनों नंबर अलग थे। अब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करूं कि भाई एक को 3, दूसरे को 3 और एक को 6 मिल जाए, किसी को कितनी भी मिल जाए, तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं जरा बताओ? किसी को कितने भी मिल जाए, 3 3 6, 3 3 6, आंसर लिखना हर्षिल सबसे पहले कि भाई किसी को कितनी भी मिल जाए। तो आप बोलोगे सर 12 में से 3 उठाऊंगा, 9 में से 3 उठाऊंगा, 6 में से 6 उठाऊंगा। अब इसमें 2 नंबर सेम है और 1 नंबर अलग है, तो क्या करूंगा? तो 2 नंबर सेम और 1 नंबर अलग, अरेंजमेंट के कितने तरीके होते हैं? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज योर आंसर। आया क्या समझ में? अब अगर मैं ये बोलता कि भाई मेरे को ऐसा करो, आप 3 3 6 की जगह अब मेरे को दे दो, आप एक को दे दो 8, एक को दे दो 1 और एक को दे दो 3, क्या आंसर आएगा? किसी को कितनी भी जाएंगी, ये सारे केसेस किसी को कितनी भी जाएंगी, मतलब 8 1 और 3 ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट राम को 8 भी जा सकती है, राम को 1 भी आ सकती है, राम को 3 भी आ सकती है। तो आपका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर 12 में से 8 को सिलेक्ट कर लो सर, बची है 4, 4 में से 1 को सिलेक्ट कर लो, बची है 3, 3 में से 3 को सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे तीनों नंबर अलग होने के कारण आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे। आप ये ध्यान देना कि यहाँ पे ये दोनों सेम है काउंट, तो इसीलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। दो चीज सेम, अच्छा आप बस इसका अरेंजमेंट देखो ना, इसका अरेंजमेंट कितने तरीके से करते हो आप? अगर मैं बोलूंगा 3 3 6 का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 7th वाला क्वेश्चन सेम। अगर मैंने बोला यार 8 2 2 का अरेंजमेंट चाहिए मेरे को, आंसर कितना आएगा? 8 2 2 का मतलब राम घनश्याम और श्याम को, एक को 8 एक को 2 और दूसरे को भी 2, मतलब 8 2 2 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कितना आंसर आएगा? तो आप बोलोगे सर 12 में से 8 सिलेक्ट कर लो सबसे पहले, फिर 4 में से 2 कर लो सर, फिर 2 में से 2 कर लो सर, अब इसमें से 2 काउंट सेम है, एक काउंट अलग है, तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कर दो सर। अरे यार ये इसको रीजन मत समझो, रीजन मैं बोलूंगा, मैं समझाऊंगा ना तो आप इससे डेविएट हो जाओ। अभी मैंने रीजन मैंने भी नहीं समझाया, जिसको समझना आना होगा ना वो खुद भी समझ सकता है, बट मैंने नहीं समझाया, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, लाइक अल्फाबेट वी डिड, यस दक्ष, लाइक अल्फाबेट वी डिड, हम क्या करते हैं, अगर हमको 8 2 2 को अरेंज करना है तो कितने तरीके से करेंगे भाई? कितने तरीके से ही करेंगे ना, यस और नो? अगर 8 1 3 को अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल से ही करूंगा, क्योंकि तीनों अलग अलग है। यहाँ 3 में से 2 सेम है, यहाँ 3 में से 2 सेम है, तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ पहले वाले केस में तीनों अलग है, तो 3 फैक्टोरियल। और अगर यही कॉन्सेप्ट आप इसमें लगा दो, किसमें? ये वाले केस में ध्यान दो, 4 + 4 + 4 के केस में, तो क्या करोगे? यही कॉन्सेप्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, आप 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल करोगे, बात वही रहेगी मेरे लिए। आ रहा ही क्या समझ में? ये शॉर्टकट बताया है, रीजन नहीं बताया है। डिवीजन का ये रीजन बहुत बड़ा है बेटा, ये जेई एडवांस का फेवरेट टॉपिक, तो आप समझो कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी अलग होती है। मेरा कट टू कट एम ये है कि आपसे क्वेश्चन होना चाहिए अगर आए, अभी के लिए।
मैंने आपको रीजन पहले भी कुछ चीजों के नहीं बताए, रीजन बीइंग के मैं रीजन के बीच में कंफ्यूज करके आपको क्वेश्चन ही नहीं हो के आपसे नहीं, कम से कम अभी क्वेश्चन तो हो जाए। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ इस टाइप का, फिर आप कर लो। गॉट इट? बढ़ जाऊं आगे, अलग नंबर दे दूं? ये 3 3 3 में ये तीनों सेम नंबर थे ना बेटा, ये तीनों सेम नंबर थे, तो मैंने क्या किया, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके 3 फैक्टोरियल से ही डिवाइड कर। 4 4 4 का अरेंजमेंट कितना हो, एक ही अरेंजमेंट होगा ना ये वाला। आगे बढ़ो। अब मान लो मेरे पास 10 बॉल्स, मेरे पास 4 पर्सन। पहला क्वेश्चन, एनीवन कैन गेट एनी नंबर ऑफ बॉल। एनी नंबर, आंसर लिखते जाना, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं बहुत सारा, एटलीस्ट वन। बॉल्स आर डिस्टिंक्ट। हाँ, राइट, यस हर्षित। थर्ड वन, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4। इसको 2 बॉल, इसको 3 बॉल, इसको 4 बॉल और इसको 1 बॉल। फोर्थ केस, 2 + 3 + 4 + 1, anyone can get any number of balls. Fifth one, person 1, person 2, person 3, person 4 will get 2 2 1 or 5 6, 2 + 2 + 1 + 5 7, person 1, person 2, person 3, person 4 2 2 2 4। एट्थ वन वाला 2 + 2 + 2 + 4। नाइन्थ वाला 1 1 1 7। चलो, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको करने हैं। पहले वाले का आंसर बता दो। पहले वाले का आंसर तो आपने सबने बता दिया, 4⁻10 है, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। दूसरा वाला कितना आ जाएगा? अपना बड़ा सा फॉर्मूला याद है, 4⁻10 -4 में से एक को सिलेक्ट करो, 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 4 में से 2 को सिलेक्ट कर लो, 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 4 में से 3 को सिलेक्ट कर लो, 1 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। क्लियर? थर्ड वाला केस कितना आएगा? पहले पर्सन के पास गए, 10 बॉल में से बोला तू सिलेक्ट कर ले 2, फिर बचा 8 में से तू सिलेक्ट कर ले 3, फिर बची 5 में से तू सिलेक्ट कर ले 4, तो 1 में से 1। इसमें कुछ अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि पहले पर्सन को 2 बॉल देनी है कंपलसरी, दूसरे को 3 देनी, तीसरे को 4 देनी, चौथे को 5 1 देनी, ये कंपल्शन। ठीक है, तो हमको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना इस टाइप से, जैसे हम फैक्टोरियल वाले सीन में। यहाँ पे आप बोलोगे कि सर वही आएगा कि 10 में से 2 को सिलेक्ट कर लो, 8 में से 3 को सिलेक्ट कर लो, 5 में से 1 को सिलेक्ट कर लो और 1 में से 1 को सिलेक्ट कर लो। बट इसमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये 2 किसके पास जा रही है, 3 किसके पास जा रही है, 4 किसके पास जा रही है और 1 किसके पास जा रही है। चारों नंबर अलग अलग है भाई साहब। तो 4 फैक्टोरियल
को मल्टीप्लाई कर दो, ये शॉर्टकट है। हाँ 5C4 है भाई, हाँ हाँ 5C4 है, 4 5C4। ठीक है, फिफ्थ वाले में क्या आएगा, तो फिफ्थ वाले में आप बोलोगे सर पहले बंदे के पास गया 2 सिलेक्ट करी, दूसरे के पास गया उसने भी बोला कि मैं भी 2 सिलेक्ट कर लूं, तीसरे के पास गया वो बोलता कि मैं 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ यार, कितनी बची 6 में से 1, और पांचों के पास गया 5 में से 5। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इसके पास एक ही 2 ही है, इसके पास 2 ही है, इसके पास एक ही और इसके पास 5 ही। नेक्स्ट है 10C2, 8C2, 6C1, 5C5। इसके बाद कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है क्या? बिल्कुल सही बोले हो, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एकदम सही पकड़े हो। ठीक है, टेन सी टू, फिफ्थ वाले में 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा ना बेटा। इसमें कुछ नहीं, और इसमें जब आप करोगे तो 10C2, 8C2, 6C2, 4C4 इंटू, तीन काउंट सेम है तो 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, ये आंसर आ जाएगा। अरे डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इसीलिए किया दोस्त, क्योंकि ये दोनों काउंट सेम है ना भाई, 2215 को इन इन चारों को अरेंज करने का यही तरीका होगा ना, दो काउंट सेम है तो 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 काउंट, यहाँ पे तो खैर कुछ भी नहीं है क्योंकि अलग अलग पर्सन को अलग दे रहे हैं, यहाँ पे 3 काउंट सेम तो इसीलिए 3 फैक्टर। नाइन्थ वाला क्या आएगा? 10C1, 9C1, 8C1, 7C7 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तीनों काउंट सेम। तो लास्ट वाला कितना आएगा? 10C2, 8C2, 6C3, 3C3, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये दोनों काउंट सेम है और ये दोनों काउंट सेम, मतलब 2233 का अरेंजमेंट कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल। ये शॉर्टकट है बेटा इन चीजों की। ये लिखना सीख गए डिस्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ और सेवंथ में फैक्टोरियल इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि मुझे पता है किसके पास कितना जाना है भाई। पर्सन 1 के पास 2 जाना है, इसके पास वेरी नहीं करना है, पर्सन 2 के पास भी 2 जाना है, पर्सन 3 के पास 1 जाना है। ये मेरे को फिक्स दे दिया है ना किसके पास कितना जाना है। अगर मेरे को ये नहीं पता है कि यहाँ पे मुझे नहीं पता है किसके पास क्या जाना है, तो जब तक मुझे नहीं पता है किसके पास कितना जाना है तो मैंने ये डाला है एडिशनल, उसको न्यूट्रलाइज करने कि भाई इसमें हो सकता है P1 के पास 5 चला जाए, P2 के पास 1 चला जाए, P3 के पास 2 चला जाए, P4 के पास 2 चला जाए। यहाँ पे थोड़ी जाएगा वो, यहाँ पे तो मुझे पता है किसके पास कितना जाएगा। यहाँ पे तो P1 आपको 2 भी ले सकता है, P1 आपको 2 ये भी ले सकता है, P1 ये भी ले सकता है, और P1 इतनी भी ले सकता है, P1 की मर्जी कितनी भी ले सकता है। समझ में आ रहा है? तो दोनों में अंतर है ना। तो जब हमको पता नहीं है किसके पास कितनी बॉल जा रही है तो हमको ये केस करना। भैया P1 के पास जाने के पास 10C2 बेज है हर्षल, 10 में से 2 बॉल चूज करनी है उसको,
टू फैक्टोरियल क्यों आएगा उसमें? टू फैक्टोरियल तो अरेंजमेंट में सीन में आता है, यहाँ तो उसको 10 में से 2 बॉल सिलेक्ट करनी है ना बस। फिर 8 बज गई, P2 के पास जाओगे तो फिर 2 बॉल सिलेक्ट करने के तरीके 8C2 आ जाएंगे। यहाँ पे जो अपन ने सिखाया था, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में यही तो बताया था आपको यहाँ। अरे अरेंज तो करना ही नहीं, अरेंज क्यों करना है मेरे को? अरेंजमेंट का सवाल ही, अरेंजमेंट का तो नाम ही नहीं लिया मैंने। भाई मेरे को P1 को 2 बॉल देनी है, वो 2 बॉल को अरेंज थोड़ी करना है उसके पास, उसको सिलेक्ट करके देनी है, दैट्स ऑल। अरेंजमेंट थोड़ी करना। इसमें से अरेंजमेंट कुछ भी नहीं है, हमको तो बस ये काउंट देना है इन। चलो इसके बाद ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन है, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। मैं दूसरी चीज आपको बता रहा हूँ एक, है ना। इसमें एक और चीज है, वो मैं अभी नहीं कराऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इसको अच्छे से कर लो, पूरा प्रैक्टिस कर लो, सारे आंसर खुद से लिखना सीख जाओ आज की क्लास में से जाने के बाद में, ठीक है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ, उसका भी मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि इस सबके फॉर्मूले आपको यूज आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, डी अरेंजमेंट। प्रीवियस पेज जल्दी लिख लो बेटा, ये सारे क्वेश्चन खुद से होने चाहिए आप। चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं मजे लाता हूं। अगर इन डिस्टिंक्ट बॉल्स के लिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं दूसरी, आइडेंटिकल 10 बॉल्स आइडेंटिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। ये क्वेश्चन था 10 डिस्टिंक्ट बॉल को, अब मेरा है 10 आइडेंटिकल बॉल्स। तो ये सारे 10 क्वेश्चन का आंसर लिख के बताओ तो मेरे को क्या है। अगर सारी आइडेंटिकल बॉल्स है तो सारे क्वेश्चन का आंसर लिख के बताओ। मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूँ, लिख लो आराम से, सोच के लिखो, कोई जल्दी नहीं है मेरे को। टेन आइडेंटिकल बॉल्स है भैया, 10 आइडेंटिकल बॉल्स है और 4 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना, 10 आइडेंटिकल बॉल्स टू 4 पर्सन। अब मैं देखता हूँ आपने पिछला कितना याद किया, ये मैं बता चुका हूँ पहले आपको, राइट। 7 में भी तो वही है ना बेटा दक्ष, फिर वही बात है, जैसे फिफ्थ में बात थी वैसी 7th में भी है कि पर्सन 1 को 2 देना है, पर्सन 2 को 2 देना। सर अगर पर्सन फिक्स्ड है तो फिर फैक्टोरियल नहीं करेगी ना? हाँ, पर्सन फिक्स अगर जिसको नहीं जानी है, ये फिक्स नहीं है, तो ये फैक्टोरियल का सीन आएगा। अच्छा अच्छा ओके। एनीवन कैन गेट एनी नंबर ऑफ बॉल्स, याद है क्या होता है? n+r-1। आंसर लिख रहा हूं पहले वाले का, n+r-1 cr-1। ये कॉमा करके सबके आंसर जो लिख रहा हूं वो, याद आया? n+r-1 cr-1 आइडेंटिकल बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट पर्सन में, तो कितना आ जाएगा? 13c, जो भी आंसर आ जाएगा ये 4, है ना। तो मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सेकेंड वाले का कितना आएगा? n-1 cr-1, सही बोल रहा, n-1 cr-1, वेरी गुड।
थर्ड वाले का बता दो जरा, थर्ड वाले का बता दो जरा, थर्ड वाले का बता दो। बिल्कुल सही, वेदांत महिका प्रकृत, बिल्कुल सही यार, मजे आ गए आप लोगों के आंसर देख के, क्योंकि ये पार्ट ऐसा है कि बहुत कंफ्यूजिंग है बेटा। मैंने भी बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है कि इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो आपको अगर आप आंसर दे रहे हो तो मतलब इट्स गुड, वेरी गुड। मुझे आंसर आए इसके, बिल्कुल सही आंसर आए, एटलीस्ट आप सोच पा रहे हो। इसका एक ही तरीका होगा, क्योंकि सारी तो आइडेंटिकल बॉल है। पहले वाले को कोई भी दो उठा के दे दो, दूसरे वाले को तीन, तीसरे वाले को चार और चौथे को एक। ठीक है, अब जरा बताओ तो फोर्थ का आंसर क्या है? वेरी गुड राहुल, वेरी गुड, वेरी गुड महिका, मजे आ गया, गुड, वेरी गुड। नहीं हर्षित, इट्स नॉट फोर, इट्स फोर फैक्टोरियल, इट्स फोर फैक्टोरियल। सेकंड का आंसर आएगा फोर फैक्टोरियल। देखो, किसी के पास भी कितनी भी जा सकती है। ये P1, P2, P3 और P4 को ये काउंट अरेंज करने के लिए कितने तरीके होंगे? फोर फैक्टोरियल तरीके होंगे, तो ये फोर फैक्टोरियल आएगा, फोर नहीं, फोर फैक्टोरियल अरेंजमेंट आएगा। आ रहा है क्या समझ में? कि P1, P2, P3 मान लो कुछ इस तरीके से इमेजिन कर लो। फोर्थ वाला मैं बता रहा हूं, P1, P2, P3, इसको दो दी, इसको तीन दी, इसको चार दी, इसको एक दी, फिर इसको दो दी, इसको तीन दी, इसको एक दी, इसको चार दी, फिर इसको तीन दी, इसको एक दी, इसको चार दी, इसको दो दी। ऐसे कितने तरीके से, तो जितने तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो, इनको अरेंज कर सकते हो फोर फैक्टोरियल से। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपके पास फोर फैक्टोरियल आएगा सेकंड का आंसर। व्हाट अबाउट द फिफ्थ वन? वन बाय वन मेरे साथ आंसर देते चलो। व्हाट इज द आंसर ऑफ फिफ्थ वन? वेरी गुड, वन। एक ही तरीका, क्योंकि सारी तो आइडेंटिकल बॉल है। व्हाट अबाउट द सिक्स्थ वन? What about the sixth one? Very good, Vedant. Very good, very good. 4 factorial by 2 factorial, that's all. Very good. What about the seventh one? Only one. Very good, perfect. What about the eighth one? 4 factorial by 3 factorial. अब आप समझ गए कैसे रिलेट करना। ओनली रेड पार्ट, वेरी गुड। 4 factorial by 3 factorial. 4 factorial by 2 factorial, 2 factorial, बिल्कुल एकदम। तो आप समझो चीजें, डिस्टिंक्ट बॉल, आइडेंटिकल बॉल्स, पर्सन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। सिक्स्थ वाले में हर्षिल, मुझे ये बता, P1, P2, P3 कंफ्यूजिंग है। मैंने आपको बोला ना, मैंने तो रीजन तो बताया ही नहीं अभी तक आपको। आप रीजन में और घुस जाते तो पता नहीं कहां जाते अभी। मैंने आपको अभी फॉर्मूले और उनपे बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो बता दिए, रीजन नहीं बताए। रीजन भी है अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट एटलीस्ट आप पहले सॉल्व करना सीख। P1, P2, P3 को ये 2 दी, ये 2 दी, ये 1 दी और 5 दी। अब मैं इसको 2 दे दूं, इसको 2 दे दूं, इसको 5 दे दूं, इसको 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं, इसको 2 दे दूं, 1 और 5। ये कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ ये काउंट? इतने तरीके से ही कर पाऊंगा ना दोस्त। क्लियर हर्षल? सेम अल्फाबेट जैसा, यस। इसमें और भी कॉम्प्लेक्सिटी है, घुसूंगा मैं, बट आज नहीं घुसूंगा। एटलीस्ट ये पूरा रिवीजन कर लो आप अच्छे से, आपके दिमाग में सेट हो जाए सारी चीज। उसके बाद आगे एक बहुत प्यारी सी चीज, जो सबसे अलग चीज है, इन सबसे अलग दुनिया चलेगी उस, वो बता देता हूँ आपको। चलेगा, बढ़ जाऊं आगे। अब हेडिंग डाल लो, डीरेंजमेंट। अभी तक अरेंजमेंट पढ़ रहे थे,
अब आप लोगों को पढ़ा दिया जाए डीअरेंजमेंट। डीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं जब भी आप। डीअरेंजमेंट का मतलब है, यार देखो आपके पास ना 5 दोस्त है, मान, कितने दोस्त हैं आपके पास, 5 फ्रेंड। पहला फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड, तीसरा फ्रेंड, चौथा फ्रेंड और पांचवा फ्रेंड। और पांचों फ्रेंड को आप लिख रहे हो लेटर। क्या लिख रहे हो, लेटर। ध्यान देना, आप क्या लिख रहे हो, लेटर। लेटर 1 दे दिया, लेटर 2 दे दिया, ये लेटर है भाई। अब राम को जब आपने लेटर लिखा तो राम के बारे में पूछ रहे हो, है ना, ये पहला वाला जो लेटर है ये राम का लेटर। तो राम तू कैसा है, तू क्या कर रहा है ना, तेरे घर पे सब कुछ कैसा है, तू ये राम से पूछ रहा है। श्याम से आपकी थोड़ी मस्ती वाली रिलेशन है, तो आप पूछ रहा है यार तेरा वो फ्रेंड क्या कर रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड का क्या सीन। L2 से श्याम की लैंग्वेज में बात कर। तीसरा जो बंदा है उससे उसकी लैंग्वेज में बात कर। जो चीज तेरे को इससे पूछनी है वो इससे पूछेगा। सबका कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट है। बोलने का मतलब ये कि भाई ये जो सब है इन सबका कंटेंट क्या है, डिफरेंट। क्लियर है ये, समझ में आ गया। अब तू क्या करेगा, सबका एड्रेस है तेरे पास, तू लेके आएगा लेटर, एनवलप। एनवलप 1 आ गया तेरे पास, एनवलप 2 आ गया तेरे पास, एनवलप 3 आ गया, एनवलप 4 आ गया। ये 5 एनवलप आ गए और भाई साहब पांचों के ऊपर तूने एड्रेस लिख दिए। सही बोल रहा हूं। तूने क्या किया भाई, ये राम का जो लेटर है इसमें राम का एड्रेस लिख दिया, श्याम का जो लेटर है उसमें श्याम का एड्रेस लिख दिया, घनश्याम का जो लेटर है उसमें घनश्याम का एड्रेस लिख दिया, एक्स का जो लेटर है उसमें एक्स का एड्रेस, वाई का एड्रेस लिख दिया। चलेगा ना। तू क्या करेगा, तू L1 को एनवलप 1 में डालेगा, उसको आराम से पैक करेगा, भेज देगा। L2 को E2 में डालेगा, आराम से पैक करेगा, भेज देगा। सब कुछ बढ़िया, तूने लेटर भेज दी। करेक्ट। ये प्रोसेस समझ में आ गई कि भाई L1 है, L1 जो है वो एनवलप 1 का है, L2 है जो एनवलप 2 का है, L3 है जो एनवलप 3 का है, L4 है जो एनवलप 4 का है, वो L5 और एनवलप 5 का है। किसी का दिमाग खराब हो, अब ध्यान देना, ये आप समझ गए। किसी का दिमाग खराब हुआ, मैंने बोला यार ये जो L1 वाला है ना, मैं तेरा दुश्मन मान, ठीक है, मेरा मन है कि नहीं इसका अपन को काम बिगाड़ना, तो इसका काम बिगाड़ना है, तो मैंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट निकाला कि भाई ये जो L1 है ना ये एनवलप 1 में ना जाए, ये या तो एनवलप 2 में चला जाए, या एनवलप 3 में चला जाए, या एनवलप 4 में चला जाए, या एनवलप 5 में चला जाए। बट ये L1 वाला लेटर इसके सही L1 वाला लेटर इसके सही एनवलप में ना जाए। फिर मैंने बोला कि ये L2 वाला भी है ना, ये भी अपनी जगह, मतलब कोई भी लेटर इसका सही दोस्त के पास नहीं जाना चाहिए, उसके मजे लेने में। आ रहा है क्या समझ में, अरे फंडा समझ में आया कि कोई भी लेटर उसके सही एनवलप में नहीं जाए। ये लेटर 1 की जगह क्या थी, लेटर 1 की जगह क्या थी, एनवलप 1 थी ना दोस्त। तो लेटर 1 को एनवलप 1 में मत डाल, तू 2 में डाल दे, या 3 में डाल दे, या 4 में डाल दे, या 5 में डाल दे। लेटर 2 की क्या सही जगह थी, एनवलप 2 थी ना दोस्त। तो तू एनवलप 2 में मत डाल, एनवलप 1 में डाल दे, या एनवलप 3 में डाल दे, या एनवलप 4 में डाल दे, या एनवलप 5 में डाल दे। लेटर 3 की उसकी खुद की जगह छोड़ के उसको दूसरे एनवलप में डाल दे। तो क्या किस में डाल सकता हूं मैं, एनवलप 1 में डाल सकता हूँ, एनवलप 2 में डाल सकता हूँ मैं, एनवलप 4 में डाल सकता हूँ, और एनवलप 5 में डाल सकता हूँ। आया क्या समझ में, मतलब मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि नो लेटर एट इट्स डिजायर्ड प्लेस no envelope is at desired place, desired place। कोई भी अपनी सही जगह पे नहीं किया है, एंड दैट प्रोसेस, दैट थिंग जो आपने किया है अपने दोस्त के साथ कि उसके सही लेटर सही जगह नहीं डाले हैं, दैट इज कॉल्ड डीरेंजमेंट।
आया डी अरेंजमेंट का फंडा समझ में? ये कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं है भाई साहब, हर एक चीज अपनी अलग अलग जगह पे है। ठीक है, अब इसका आंसर कितना आएगा डी अरेंजमेंट का आंसर? तो सबसे पहले क्वेश्चन जब भी आएगा ना, आपको पिक करना पड़ेगा कि यार ये डी अरेंजमेंट की बातें कर रहा है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है? ये कर रहा है डी अरेंजमेंट की बात। अब 5 चीजों का अरेंजमेंट करना है, तो ये जो मेरा क्वेश्चन है ये है डी अरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग्स के 5 लेटर थे। 5 लेटर कोई भी अपने आप की जगह पे नहीं जाएंगे, तो उनको हम लोग बोलेंगे डी अरेंजमेंट। और उसका फंडा जो होता है बेटा, उसका फॉर्मूला वो होता है, तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। 5 फैक्टोरियल लिखो, 1 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, माइनस 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, प्लस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, माइनस 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, प्लस 1 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, माइनस 1 अपॉन में 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल तक आपको जाना है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि इफ यू आर डूइंग डी अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स, यहाँ पे 5 चीजें थी, अब मैं कर रहा हूँ डी अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स, तो योर फॉर्मूला सेज इट इज n फैक्टोरियल divided by 1 by 0 factorial minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial and so on, alternate नेगेटिव साइन जाते जाते 1 अपॉन में n फैक्टोरियल तक। n फैक्टोरियल के आगे पॉजिटिव पे खत्म हो गया तो पॉजिटिव, नेगेटिव पे खत्म हो गया तो नेगेटिव, डिपेंड जो भी नंबर है उसके हिसाब से। हाँ, इट्स लाइक पुटिंग थिंग्स एट रॉन्ग प्लेसेस, एट नॉट ऑन देयर ओन डिजायर्ड प्लेसेस। ठीक है, तो ये भी मैं लिख नहीं रहा, आपको जहां तक पॉजिटिव नेगेटिव ले जाना है ले जाओ, जब वो नंबर आ गया आपके पास वहां पे खत्म कर देना। जैसे अगर आपको यही वाले आंसर निकालना है, इसी का आंसर निकालना है जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, तो देखो हमेशा ये तो कैंसिल ही होने वाला है, ये दोनों कैंसिल ही होने वाले हैं क्योंकि ये दोनों वन वन है ना। वो एक फंडा है, उस फंडे से फॉर्मूला प्रूफ होता है। और भाई साहब वो जो फंडा है वो क्या है पता है? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। बड़ी चीज है, प्रूफ जो है इसका वो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन देता है। आप, मैंने वो नहीं बताया, मैंने आपको इसका एप्लीकेशन सिखाया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 120 by 2 factorial is 2 minus 120 divided by 3 factorial is 6 plus 120 divided by 4 factorial 24 minus 120 by 1। ये आंसर आ जाएगा 60 minus 20 plus 5 minus 1, तो 4 plus 4 minus 16, 42 I think, right? Plus 4 minus 16, 44, sorry। प्रिंसिपल मत पढ़ो, प्रिंसिपल पढ़ोगे तो मैं समझा, मैं आपको दूंगा, टाइम मिलेगा तो मैं खुद बट मैं नहीं चाह रहा इतना लंबा खींच दूं फालतू में। कट टू कट आपसे क्वेश्चन होने चाहिए यार दोस्त, सिंपल सी चीज। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन समझाऊंगा मैं, इन फॉर्मूले का डेरिवेशन भले ही उससे नहीं कराऊंगा, बट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन समझाऊंगा, क्योंकि उस पे पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन उसी पैटर्न पे करवाऊंगा प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में। बट ये अपन बहुत, मतलब ये समझ लो कि आपको मैंने जितना जेई एडवांस के लिए पढ़ाते हैं ना, उतना मैंने सब कुछ चीजें ऑलमोस्ट कवर करी है, तरीका थोड़ा सा अलग। मैं रीजन बताता, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के फॉर्मूले बताने के पहले, ये सारी चीजों पहले बताने के पहले मैं उनको उसका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन बताता, फिर बताता, क्योंकि जेई एडवांस कहीं से भी पूछ सकते। मेंस के लिए अपन ने इतना कर लिया, मतलब जितना अगर जितना मैंने कराया ये कर लिया, ये तो एबव लेवल ही चल रहे हैं। एनसीईआरटी तो अपन 5-6 लेक्चर पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोगों को पता है, ये ऊपर ही चल रहे हैं अपन जो भी चल। तो चैप्टर थोड़ा सा डीप में भी जा सकता है, वेटेज भी है, अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग तो है ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर इन मैथ्स। ये समझ में आ गया भैया प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन? एक क्वेश्चन दे दूं इस पे?
हाँ टफ है ना, मेरी सारी चीजें टफ है, चैप्टर तो इजी है ही नहीं। मैंने बोला ना 90% स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है इस चैप्टर पे, क्योंकि मैथमेटिकल चैप्टर इसीलिए। अब देखो मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, प्रीवियस स्लाइड देखना। Done? अब मान लो, मैं मान लेता हूं कि यार आप ऐसा करो, आपके 4 फ्रेंड हैं, टेम्पल में गए, 4 फ्रेंड्स टेम्पल में गए। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, कैसे पता चलेगा? 4 फ्रेंड टेम्पल में गए, टेम्पल में डेफिनेटली वो लोग अपने शूज बाहर छोड़ के गए, ठीक है, गए दर्शन वर्शन करके आए, और द नंबर ऑफ वेज they are not wearing their own shoes, their own shoes। चार दोस्त थे, गए टेम्पल में, शूज खोल के गए, आ रहे हैं, तो किसी ने भी अपने शूज नहीं पहने। अब कितने तरीके से वो शूज को बोल सकते? तो सिंपल है, आप बोलोगे सर ये कुछ नहीं है, ये तो डी अरेंजमेंट है, डी अरेंजमेंट ऑफ 4 के 4 चीजें हैं, वो 4 अपनी जगह, मतलब राम के जूते राम के पास नहीं, श्याम के जूते श्याम के पास नहीं, घनश्याम के जूते घनश्याम के पास नहीं, एक्स के जूते एक्स के पास। क्लियर? सिंपल। 4 फैक्टोरियल, 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल प्लस, सॉरी 3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। ये तो कैंसिल ही होगा। 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24/2 माइनस 24/6 प्लस 24/24, 12 माइनस 4 प्लस 1, 9। नहीं नहीं 8 शूज नहीं, हो शूज का पेयर तो भाई, मतलब राम ये नहीं करेगा कि एक शूज उसने घनश्याम का पहन दिया और एक शूज श्याम का, दोनों शूज तो पहनेगा, पेयर में ही पहनेगा वो पेयर को मत इंटरचेंज करूँ तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो भी कर सकते हैं क्वेश्चन करने में, अब आप उस लेवल पे हो कि उसको भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करेगा कि राम 2 शूज पहन के निकला और दोनों शूज अलग अलग कैटेगरी के, भाई वो दोनों सेम है, मतलब एक लेफ्ट का एक राइट का है, दोनों शूज एक ही कहते, मतलब एक ही है। ये मत कराओ कि उनने शूज भी अलग, रम ने एक राम का पहन लिया एक घनश्याम का पहन लिया, वो सीन नहीं आ रहा। क्वेश्चन की वैरायटी हर्षिल वो भी हो सकती है। और ये क्वेश्चन शायद इस टाइप का क्वेश्चन आपको बुकलेट में 1C में मिल जाएगा एक क्वेश्चन, सोचना उसके बारे में। हाँ ये 9 नंबर ऑफ वेज, जिसमें राम के पेयर ऑफ शूज नहीं पहने, श्याम ने श्याम के पेयर ऑफ शूज नहीं पहने, घनश्याम ने घनश्याम के पेयर ऑफ शूज नहीं पहने, दूसरे के किसी के पेयर पूछ। ठीक है,
चलो तो यहाँ पे एंड करूंगा आज का लेक्चर। एक लेक्चर और लगेगा प्रोबेबली, हर एक चीज कंप्लीट कर दूंगा मैं बहुत डिटेल में। बट ये सारी चैप्टर रिवाइज करो और क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा करो, क्योंकि पूरा पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन होना इज डेफिनेटली ए चैलेंजिंग। हाँ, एक दो लेक्चर के बाद टॉपिक खत्म कर दूंगा।